हेलो फ्रेंड्स, कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ना, ठीक है, कि जो पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ थी प्लाज्मा, और फिफ्थ थी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट की एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि खाली डेफिनेशंस देखनी है। ठीक है, ये होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये खुद में प्योर होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जो, ठीक है, ये हमें प्रकृति से ना ऐसे ही मिलती हैं, हम इन्हें खुद नहीं बनाते, ये खुद ही होते हैं, नेचर से मिले हुए हमें। ठीक है, क्या जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन है ना हमारे पास O2, ये क्या, ये हमें प्रकृति से ऐसे ही मिलती है ना। ठीक है, ये खुद प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होती। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना, उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, दो एलिमेंट्स जो मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास H2O है, H2O मीन्स वाटर, है ना। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम अकेले हाइड्रोजन की बात करें वो भी एक एलिमेंट है, और अगर हम अकेले ऑक्सीजन की बात करें वो भी एलिमेंट है। ठीक है, पर जब दोनों ये मिल जाते हैं ना तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, यौगिक। बस इतना ही पढ़ना है इसमें हमें। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, मिक्सचर से नाम से हमें पता लग रहा है कि मिक्सचर तो, ठीक है, या तो वो एलिमेंट के तत्व हों, मतलब सॉरी, या वो एलिमेंट हो या वो कंपाउंड हो। ठीक है, जब हम दोनों को मिला देंगे ना, जो हमें मिलेगा वो क्या होएगा, मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस समांगी। होमो का मीन्स क्या होता है, होमो का मीन्स होता है सेम। ठीक है, होमो का मीन्स ही सेम होता है, समान। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, समांग मिश्रण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक फिजिकल स्टेट में ना हम दो एलिमेंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जल में हमने चीनी भी मिला दी और नमक भी मिला दिया। ठीक है, हम उन्हें अलग तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, ये तो है नहीं कि हम थोड़ी देर बाद चीनी निकाल लेंगे, चलो ठीक है, हमें नमक नहीं उसमें अच्छा लगा तो नमक निकाल लिया हमने, ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या होता है, ये घुल जाते हैं, बिल्कुल होमोजीनियस बन जाते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं बाद में पता लगता। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये जो कभी मिल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, मिल नहीं सकते हैं। जैसे पानी में पत्थर है, पानी में पत्थर हमने डाल दिया, ठीक है, वो मिल थोड़े ना पाएंगे, वो रहेंगे तो वो अलग अलग ही ना। ठीक है, और क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अनिश्चित अनुपात में हम किसी अवयव को मिलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बस आपको। और ये देख लीजिए आप, सामान्य शरीर में, ये रह गया था ना ऊपर हमारा, ये भी रह गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। ठीक है, कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी की वो, मतलब पृथ्वी वो जो लेयर है ना, उसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 46.60। ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट है। एग्जाम में पूछा जाए ना कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट पे कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और जब नॉन मेटल पूछे, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल वो है सिलिकॉन। ठीक है, 27.72। और मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम। ठीक है, 8.13। और क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक है, ये बाकी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये है सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। ठीक है, कि हमारे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, होते ये सब है ना।
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, कितना पाया जाता है? 65%। ठीक है, उसके बाद है कार्बन, कितना है? 18%। और हाइड्रोजन कितना है? 10%। बाकी ये अदर्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रवाकरण। इसमें क्या होता है? इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, जो अकार्बनिक ठोस मतलब अकार्बनिक मिश्रण होता है ना, उसमें क्या करते हैं? अलग करते हैं हम इस मेथड के द्वारा। ठीक है, ये सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि ये किस में होता है? ये सॉलिड कंपोनेंट्स के साथ होता है ये। ठीक है, किस में होगा? ये सॉलिड कंपोनेंट में होगा सिर्फ। जैसे हमने ले लिया Al2O3, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनाने हैं? क्रिस्टल्स बनाने हैं। ठीक है, तो सॉलिड में होएगा ये। अब ये हमें इसकी सॉलिड मतलब ये सॉलिड की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम उसके क्रिस्टल बनाएंगे ना। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया होता है एक कॉपर सल्फेट का। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? मतलब वो एक पाउडर सा होता है ना। पाउडर के बाद फिर हम मतलब उसको वो करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये किस में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं हम हीट देते हैं पहले उनको। ठीक है, मतलब सोलवेंट के साथ मिलाकर गर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको छानते हैं। ठीक है, फिर उसको ठंडा रख देते हैं, फिर वो अगले दिन क्या बन जाता है? ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है? वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होना चाहिए कि वो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन, आसवन विधि। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है? जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। ठीक है, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वेपराइजेशन, वाष्पीकरण एवं कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो हमारे क्रिस्टलाइजेशन किया था हमने अभी पीछे, उसमें तो सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए, पर जो डिस्टिलेशन है ना, इसमें हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए। और ये डिस्टिलेशन किस में होगा? सिर्फ उन्हीं में होगा, मतलब जो दो पदार्थ होंगे हमारे पास, और दोनों पदार्थों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक है ना बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होना चाहिए? उनमें दोनों वेरी करने चाहिए। वो वेरी मतलब दोनों का डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट का, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट भाग क्या है इसका? वेपराइजेशन है, और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन। ठीक है, वेपराइजेशन समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, वेपराइजेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। जैसे हम पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी उबाल के क्या बन जाता है? उसके वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है कंडेंसेशन, ये इसका अपोजिट होता है। हम कोई फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, कुछ भी फनल वगैरह कुछ लगा देते हैं हम। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब जो वेपर्स बने हैं ना, वो वापस क्या आ जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी मतलब एग्जाम्पल क्या है इसमें? मतलब क्या कहा इन्होंने कि दो हमारे पास दो ठोस का मिश्रण होता है। ठीक है, एक तो उसमें सब्लिमेट होना चाहिए और दूसरा हो भी नहीं भी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एंथ्रासीन है। ये इतना खास नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। इसमें क्या है कि इनमें जो क्वथनांक होता है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट, उनमें अंतर बहुत कम होता है। हमने अभी पढ़ा था ना, ये डिस्टिलेशन में क्या होता है? अंतर ज़्यादा होना चाहिए
दो द्रवों में जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इनमें जो क्वथनांकों का अंतर होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में यूज़ होता है? जो हम ये मतलब कच्चा तेल वगैरह निकालते हैं ना, ठीक है, पेट्रोल, इसमें यूज़ होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रोमेटोग्राफी। आगे स्टीम डिस्टिलेशन देख लीजिए। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो क्वथनांक पर अपघटित होते हैं। ठीक है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है मतलब किस में यूज़ होती है स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें हम जो कार्बनिक मिश्रण है ना उसको हम शुद्ध करते हैं, मतलब जो पदार्थ हमारे पास क्या होता है जो जल में घुलते नहीं है जो, ठीक है, जल में घुलते नहीं है पर वो क्या उनके वेपर्स बन जाते हैं उनके। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एसीटोन है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी खास तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ मतलब ऐसा पॉइंट, हम जैसे हम बर्फ़ है, ठीक है, हम उसको बर्फ़ को टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते रहे जब तक वो मेल्ट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जिस पर वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए। ठीक है। वो पॉइंट जिस पर वो मेल्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा ना, वो जो स्पेसिफिक टाइम होगा जिस पे वो जो पदार्थ है वो एकदम मेल्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? जमना, हिमांक। ठीक है। किसी विशेष मतलब कोई ऐसा विशेष प्रेशर जिस पर वो मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो जम जाता है। ठीक है। अभी बर्फ़, पानी को जमने के लिए कितना वो चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बर्फ़ का द्रवनांक और बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ़, पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है। ठीक है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट इज द्रवनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है। उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं कि मतलब कुछ मतलब जो पदार्थ का हम प्रेशर बढ़ाने से जो उनका द्रवनांक बढ़ जाता है ना, ठीक है, मतलब क्या है कि जिन पदार्थों का अगर हम किसी पदार्थ का दाब बढ़ा देते हैं ना, ठीक है, तो उनका आयतन क्या होता है? वो गलने पर बढ़ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मोम, ठीक है, और तांबा। और अपोजिट क्या है इसका? अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो उनका क्या होगा? आयतन क्या होगा? वो गलने पर घट जाएगा। ठीक है। क्या एग्जांपल है? बर्फ, ढलवा लोहा आदि। ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए बस आप पॉइंट। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। ठीक है। कि कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, ठीक है, जम रही है, उसमें उसके वॉल्यूम पर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। उसके आयतन पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। मतलब क्या है इनका कि कुछ पदार्थ है जो जब वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं ना तब तो वो थोड़ा स्थान घेरते हैं, पर जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो खुद अपने ही मतलब अपने ही जो उनका गला हुआ द्रव मतलब जो लिक्विड की फॉर्म होती है उनकी, वो खुद उन्हीं में डूब जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट हमें सीधा ये पॉइंट करना है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स है ना उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेपोराइजेशन ये हमने पढ़ ही लिया है।
कि हम पानी, द्रव से जो वाष्प बन जाता है, लिक्विड की फॉर्म से जो वेपर बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, पानी को हम उबालेंगे, उबालते रहेंगे, आप खुद भी ट्राई कर लेना, पता ही होगा वैसे भी आपको, है ना। मतलब पानी को आप गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, वो एक मतलब वो वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेपराइजेशन। अब दो प्रकार के होते हैं वेपोराइजेशन, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। ठीक है, याद रखना, वाष्पीकरण के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट से कम, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कहते हैं कि क्वथना, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना किस चीज़ का, उससे कम टेम्परेचर हो। ठीक है, उससे कम टेम्परेचर हो और वो चीज़ उसमें क्या हो जाए, वो पदार्थ क्या बन जाए, वेपर्स बन जाए, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पन। ठीक है, अब इनकी जो वाष्पन की क्रिया है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप, 2 ही करेंगे हम, 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वथनांक का कम होना, इसके लिए क्या कहते हैं, कहते हैं जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, वेपर्स की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। ठीक है, क्वथनांक जितना कम होगा, हमारे जो वेपर्स है ना वो उतने ही तेज बनेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, द्रव का ताप, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। ठीक है, क्या कि अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे ना तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ये नहीं करने हमने। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प, वही आपको बताया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट, मतलब वो कोई ऐसा नियत ताप जिसके ऊपर क्या हो, वो जो पदार्थ हो वो क्या हो, उबलकर द्रव बन जाए। ठीक है, और पानी कितने पे उबलता है, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमने क्या था ना, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, कहते हैं दाब बढ़ाने से जो द्रव का, दाब बढ़ाने से जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जब हम दाब घटाएंगे तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने से जो वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, और दाब घटाने से जो उसका प्रेशर घटाने से द्रव का बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हुआ यू कैन आस्क मी। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी अगर कोई क्वेरी हुई आपकी। ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, टेक केयर।